हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। देखिए, हाउ का मतलब होता है कैसे, कब और कहाँ। कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। हिस्ट्री तो वही है, कैसे हुआ, वो इंसिडेंस कैसे हुआ, कब हुआ था और वो कहाँ पर हुआ था। हिस्ट्री तो यही है, इतिहास तो यही कहता है कि कौन सी चीज़, हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्लियर है। इतिहास इन तीन चीज़ों के, इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं वो इन्हीं तीनों के आसपास ही, हाउ, व्हेन और वेयर के आसपास ही घूमती फिरती रहती है। तो और आज इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। चैप्टर का पहला टॉपिक है हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, हिस्ट्री को बेसिकली कंपोज्ड किया गया है दो तरीके से। हिस्ट्री को हमने डेट और टाइम से कंपोज किया। जैसे कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त एक डेट है और इसका एक समय होगा। एक पर्टिकुलर समय में हम क्या करते हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिला होगा। ये तो नहीं पूरे दिन भर हमें समय मिला, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। और डेट क्या है, 15 अगस्त। तो हिस्ट्री हमेशा दो बातों में की जाती है, डेट और टाइम। उस उस जगह का, उस दिन का तारीख, उस दिन का तारीख क्या था और समय कितना था जब वो इंसिडेंस हुआ था। जब वो इंसिडेंस हुआ था तब डेट कितना था और टाइम कितना था। मान लो किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस आती है, लोगों से क्या पूछती है। मान लो 2 दिन के बाद पुलिस आई उसको पूछने, तो वह पूछे कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। पुलिस ये पूछती है कि नहीं। तो हर पास्ट चीज़ के ऊपर, यानी हमारे अतीत, अगर आपको हमारा अतीत जानना है, इंडिया अतीत या फिर किसी का भी अतीत जाना है, तो उनको पूछे कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, डेट क्या थी, टाइम क्या थी। देखिए, जो चैप्टर हमें हिस्ट्री पढ़ाना सिखाता है और हिस्ट्री के बारे में बताता है, ये चैप्टर हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। हिस्ट्री नहीं बताता, हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट्स को कंपोज किया गया है बेसिकली हिस्ट्री से। यानी हिस्ट्री इज नथिंग जस्ट, बट हिस्ट्री इज अ बंडल ऑफ डेट्स। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे डेट्स मिलेंगे, बंडल ऑफ डेट्स मिलेंगे, ठीक है। और डेट हमेशा सिक्वेंशियल होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले डेट्स को हम कैसे रखें, एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। जैसे कि 1947, फिर 1950, फिर 2022, ऐसे हमें लिखना चाहिए, एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। बट किसी ने बोला कि सर हम पहले 2022 लिखेंगे, फिर 1947 लिखेंगे, फिर 1950 लिखेंगे। यानी आप पहले 2022 लिखोगे, फिर 1947 लिखोगे, फिर 1950 लिखोगे। ऐसे उल्टा नहीं लिखोगे। जब भी आप हिस्ट्री की बात करो तो एक सीक्वेंस फॉलो करो। डेट हमेशा सीक्वेंस में लिखते चलिए। जैसे कि 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। 1950 को क्या होता, इंडिया रिपब्लिक बन गया। 2022 को क्या हुआ, इंडिया ने 75 ईयर्स अपने इंडिपेंडेंस को कंप्लीट कर दिया। यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं कि नहीं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखिए, ये जो लेक्चर्स है ये 2023 और 24 के बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा जो कि इसको 24 और 25 यानी 2024 और 25 में देख रहा है, तो उनके लिए हम नए बैचेस लाएंगे। अगर कोई देख रहा है इस बैच को, तो आपके लिए हेलो। अगर आप इस बैच को देख रहे हो, आपको हेलो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस साल देख रहे हो तो बढ़िया है, अगर अगले साल देख रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई और देख रहा होगा। तो उस साल के अंदर 2022 नहीं होगा, 2023 होगा, ठीक है। 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए। तो फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री को हमने बेसिकली कंपोज किया है डेट और टाइम से। और हिस्ट्री में हम जब भी डेट लिखे तो उन्हें सीक्वेंस में लिखना चाहिए। उन्हें हमें इस सीक्वेंस में, जैसे कि ऐसे हम लिखना चाहिए 1947, फिर 1950, फिर 2022। हमें ऐसा एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हम मन मर्जी हप्पा हैजार्डली नहीं लिख सकते। विदाउट इन ए सीक्वेंस हम डेट नहीं लिख सकते। हिस्ट्री में आपको एक सीक्वेंस अनुसार लिखना है। पहले इंडियंस आए थे, फिर मुगल आए थे, मुगल के बाद कौन आया था, ब्रिटिशर्स आए थे। क्लियर है, ठीक।
अब हमें डेट्स तो लिखने हैं, कौन से डेट्स लिखने हैं, किस कौन से विच डेट्स। देखिए हिस्ट्री में तो बंडल ऑफ डेट्स है, हिस्ट्री में बंडल ऑफ डेट्स है, और एक डेट में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। और भी एक बात देखिए, तारीख तो बहुत सारी होती है। आपको सर 1 फरवरी भी एक तारीख है, सर 2 फरवरी भी एक तारीख है, 3 फरवरी भी एक तारीख है। देखिए हर चीज़ तो एक तारीख है। सर क्यों हिस्ट्री में हर एक तारीख को लिखा क्यों नहीं गया है? इससे नहीं लिखा गया है कि देखिए डेट को सिलेक्ट किया जाता है पास्ट के बेसिस पर, अतीत के बेसिस पर। जैसे कि हमने कहा, मैंने आपको पूछा कि देखिए डेट्स तो हिस्ट्री में बहुत सारे हैं, बट अगर मैंने किसी को पूछा कि आपको कितने डेट्स याद है, तो वो वही डेट्स बताएगा जो कि कॉमनली हर एक इंसान को पता होगा। देखिए हम उन डेट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं जो कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उस डेट को याद रखते हैं। जैसे कि इंडियंस, अगर आप इंडियन हो, तो अगर आप एक भारतीय हो, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डेट है 15 अगस्त। 4 जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? देखिए 15 अगस्त को क्या होता, भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी। 4 जुलाई को क्या हुई थी, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी, अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था। आपने उस चीज़ को याद क्यों नहीं रखा? क्योंकि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला, आपके पास में कोई भूमिका है ही नहीं। आप क्या करोगे? आपको क्या जाता है अमेरिका इंडिपेंडेंस मिला या उन्हें ना मिला? तो हमें क्या जाता है? हमें कुछ जाता ही नहीं है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हमें फर्क पड़ता है हमारे अतीत से। हाँ देखिए, इसलिए कहा था आप अपने अतीत को देखिए, अपने प्रेजेंट को देखिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक, हम दूसरे का फ्यूचर क्यों देखें, उनका अतीत देख के हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ अस। तो इसीलिए कहा जाता है आप उन्हीं डेट्स को याद रखिए जिनमें जिसने आपके अतीत के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखा है। आप रियल लाइफ में इसे फॉलो कर सकते हो, पढ़ाई करते हुए भी आपके टेक्स्ट में तो ये लिखा ही गया है। आप रियल में भी इसे फॉलो कर सकते हो, अपने रियल लाइफ में, रियल लाइफ मोटिवेशन में आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक, तो हमारा पास्ट कैसा था? देखिए हमारे अतीत में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर एक ट्रेड के अनुसार, वो व्यापारी बन के आए थे, साम्राज्य बना के चले गए। हमारा दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। देखिए जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया के ऊपर, उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार करने लगे, हमारे ऊपर बहुत सारे हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाने लगे, हमारे ऊपर रूल करने लगे, और हमें नेगोशिएट करने लगे, धीरे धीरे अंडरस्टिमेट करने लगे, और धीरे धीरे इंडियंस को क्या करने लगे, एक पुअर की तरह ट्रीट करने लगे। ठीक है, हमें एक पुअर की तरह ट्रीट करने लगे, मारते थे काम नहीं करोगे तो। ठीक है, यानी वो अपना साम्राज्य बनाने लगे इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय और अत्याचार करते थे। ठीक, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या हुआ, अब तो ब्रिटिशर को फेंकना है, तो लोगों का क्या डिमांड होने लगी, लोगों की डिमांड होने लगी कि हमें तो अब इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तो अब इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जिस कारण लोगों ने क्या शुरू किया, बहुत सारे स्ट्रगल, संघर्ष और रिवोल्ट, यानी लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल, संघर्ष करने लगे, रिवोल्ट करने लगे, ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाने लगे, उनको अपोज करने लगे, उनके बीच में उनके लिए षड्यंत्र बनाने लगे कि उनको कैसे हराए, प्लानिंग करने लगे। ठीक, फिर आफ्टर द स्ट्रगल्स एंड रिवोल्ट क्या हुआ, इंडियंस को क्या हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो इसीलिए जब इस डेट ने हमारे ऊपर, 15 अगस्त है, इसने हमारे ऊपर एक बढ़िया सा इम्पैक्ट छोड़ दिया, जिसलिए हमें इसको एक इम्पोर्टेंट डेट मान लिया, इसको एक इम्पोर्टेंट डेट मान लिया। ठीक, हाउ डू वो पैराडाइज, हम कैसे पैराडाइज हुए? देखिए एक जेम्स मिल नामक एक इकोनॉमिक्स थे, एक स्कॉटिस्ट थे। स्कॉटिस्ट क्यों इन्हें कहा जाता है? देखिए एक स्कॉटिस्ट थे, जेम्स मिल एक स्कॉटिस्ट फिलोसोफर और एक इकोनॉमिक्स थे।
स्कॉटिश क्यों कहा था? क्योंकि ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसलिए हम स्कॉटिस्ट कहते थे। जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में। क्या क्या? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिंदू यानी एंशिएंट इंडिया। किस बात की समझ की जा रही है? जब मराठा एम्पायर था, जब मराठा एम्पायर, उससे पहले मौर्य एम्पायर, फिर चोला डायनास्टी, जब इंडिया के अंदर इंडिया के लोग रूल करते थे, तब की बात की जाती है। उसको हम हिंदू पीरियड कहते हैं या फिर एंशिएंट इंडिया कहते हैं। जब बाबर आ गए, अकबर, बाबर, तैमूर, बाबर, अकबर, मुगल्स, जब मुगल्स आने लगे, ठीक है, जब मुगल्स आने लगे यानी अकबर बाबर का पीरियड आने लगा, अकबर, बाबर, तैमूर, औरंगजेब, उनका पीरियड को हमने कहा मुस्लिम पीरियड, जिसको हम मिडिवल इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिवल इंडिया, बीच वाला। मिडिवल यानी मिडिल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। देन अनदर, उसके बाद ब्रिटिशर के बाद कौन आए? मुगल्स के बाद कौन आए थे? मुस्लिम के बाद ब्रिटिशर्स आए थे, तो उसको हमने कहते हैं ब्रिटिश पीरियड इज नोन एज ब्रिटिश पीरियड। एंड ब्रिटिश पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। अगर आप शिमला जाओगे या फिर कर्नाटका के कुर्क वाले एरिया में जाओगे, तो आपको वहां पर ब्रिटिशर के बने हुए घर मिलेंगे, ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई घर मिलेगी। एक बड़ी बड़ी पूरी एक टाउनशिप मिलेगा जहां पर पूरे सभी घर ब्रिटिशर के ही घर है। क्या है? ब्रिटिशर के ही घर है, समझ रहे हो? और ब्रिटिशर्स ने, अगर आप शिमला या फिर कुर्क जाओगे तो वहां पर ब्रिटिशर की आपको कॉलोनी बनी हुई मिलेगी, कॉलोनी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? जहां पर भी जाते थे अपना कॉलोनी बनाते थे, तो इसलिए हम ब्रिटिशर्स पीरियड को कॉलोनी पीरियड भी कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न इंडिया। क्या कहते हैं? मॉडर्न इंडिया कहते हैं, यानी आज का इंडिया। आज के, देखिए, पहला तो था एंशिएंट, बीच में मिडिवल, और उसके बाद मॉडर्न। अभी 2022 और अभी जो 2023 चल रहा है, ये कौन सा इंडिया है? बताओ। इट इज द डिजिटल इंडिया, इट इज द डिजिटल इंडिया 2023, डिजिटल इंडिया। फिर आया कॉलोनियल पीरियड या फिर ब्रिटिश पीरियड। देखिए, कॉलोनियल पीरियड में क्या था? हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, रूल किए। बेसिकली वो एक ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, बट उन्होंने हमारा टेरिटरी बना दिया। क्यों? उन्हें लगा कि हमारे लोग थोड़े वीक हैं और बेवकूफ़ हैं, तो चलो इनका बेवकूफ़ी का, इनके फुलिश नेचर का, इनके सिंपलिसिटी नेचर का, हम इंडियंस बहुत सिंपल थे, फुलिश थे, और इतना, देखिए, हमारे पास तो मनी था, बट उस मनी को यूटिलाइज करना हम नहीं जानते थे। और एक चीज, हम इंडियंस होशियार तो तब से थे, बट इंडियंस चालाक नहीं थे। इंडियंस, मैंने कहा, मैं आपको कह रहा हूं, इंडियंस होशियार तो थे, इंडियंस होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, और अपने आप को कैसे एक गुड बिहेवियर रख सके वैसे इंडियंस थे। बट इंडियंस चालाक नहीं थे, सिंपल थे, सिंपलिसिटी, थोड़े से फुलिश नेचर थे, इतने चालाक नहीं थे। तो इस चालाक ना होने का फायदा ब्रिटिशर्स ने चौका मार लिया और हमारे ऊपर रूल करके चले गए। ठीक, देखिए, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल चेंज लाए, कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पूरी तरह से इकोनॉमिकल डाउन कर दिया, पूरी तरह से हमें गरीब कर दिया, पूरी तरह से गरीब कर दिया। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज कोई भी सोना हमारे पास नहीं, सब ब्रिटिशर्स ले गए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल चेंज किया कि हमारा नेता नहीं है, ब्रिटिशर्स है। आज इंडिया में इंडिया का नेता कौन है? इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि एक इंडियन है।
बट उस समय इंडियंस के नेता कौन थे, हेड कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने हमारे कल्चर में पूरी तरह से चेंज लाए। पहले के इंडियंस धोती पहनते थे, क्या पहनते थे, धोती। आजकल क्या पहनते, पेंट शर्ट्स, क्या पहनते, पेंट शर्ट्स। तो कितना चेंज आया। आज हम हमारे कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो चेंज कहाँ से आया, उन्हीं ब्रिटिशर्स के कारण आया। जो 200 साल, वो 200 साल तक रहे, पता है, वो 200 साल तक रहे इंडिया के, या सही 100 साल तक, 100 साल तक वो इंडिया में रहे। 100 से 200 साल तक, 200 साल तक इंडिया में वो रहे। उन्होंने हमारे अंदर सोशल चेंज लाए। सोशल चेंज एक सिर्फ एक अच्छी बात है। देखिए, इकोनॉमिकल चेंज डाउनवर्ड है, पॉलिटिकल चेंज भी डाउनवर्ड है और कल्चरल चेंज भी डाउनवर्ड है, पर सोशल चेंज बहुत अच्छा है। कि पहले के इंडिया में क्या होता था, छुआछूत होता था, यानी अनटचेबिलिटी। जो हायर कास्ट पीपल्स है, जो ऊपर जाति के लोग हैं, वो लोअर कास्ट को नहीं छूते थे, उनको छुआछूत कहा जाता, यानी अनटचेबिलिटी एक प्रथा चलती थी। तब सती प्रथा चलती थी, अनटचेबिलिटी चलती थी, यानी हायर कास्ट पीपल्स नेवर टच लोअर कास्ट एंड लोअर कास्ट आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल्स। ओके, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था टेम्पल्स में जाने के लिए। बट आज ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, एवरीवन शुड गो टू द टेम्पल एंड एवरीवेयर दे वांट टू गो। आपकी इच्छा, यानी आप जो इस वीडियो को देख रहे, आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप अब आजाद हो, अब आप आजाद हो, अब आप आजाद हो। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये एक चीज इंडिया के अंदर ब्रिटिशर ने अच्छी बात लाई कि उन्होंने हमारे मेंटल को चेंज किया। हमारे मेंटल में क्या था ना, हम हमेशा भेदभाव करते थे, इंडियंस हमेशा भेदभाव करते थे कलर का देखकर। कोई काला है, कोई गोरा है, वो लंबा है, वो मोटा है, वो पतला है, छोटा है, इस प्रकार से वो भेदभाव करते थे। बट आज जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडियन से ये भेदभाव की मेंटालिटी को पूरी तरह से दूर कर दिया। उन्होंने हमारे अंदर सोशल चेंज भी लाए, जिस कारण आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री नेशन है, जो कि डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहा है। When one country brought change in another country, EPSC, ई यानी क्या है, ई यानी होता है यहाँ पर, ई का मतलब है इकोनॉमिकली, पी का मतलब है पॉलिटिकली, सी का मतलब है कल्चरली और एस का मतलब सोशली। जब कोई एक देश दूसरे देश के अंदर इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली चेंजेस लाए, तब उसे हम कहें कोलोनाइजेशन। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया है, उन्होंने हमारे अंदर इकोनॉमिकल चेंज किया, पॉलिटिकल चेंज किया, और उन्होंने सोशली भी हमें चेंज कर दिया और कल्चरल भी हमें चेंज कर दिया, और जिस कारण इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है, आइए, हाउ डू वी नो द ब्रिटिश कंट्रोलर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल करते थे। वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, फेक कागजात बनाते थे और हमें दिखाते थे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर तुम्हारे देश में कोई आता है तो उसको नमस्कार करिए, उसको अपना हेड बना के रखिए। तो जिस कारण इंडियंस आर सो सैंपल्स, इंडियंस क्या थे, बहुत सिंपल थे, बहुत साधारण थे। उन्होंने माना कि हाँ सच होगा, हेड बना दिया उन्हें, फिर पछतावा हुआ। उन्होंने कुछ मिस्टेकन डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन जो डॉक्यूमेंट्स में तो चीजें सही लिखी थी, बट उनको उन्होंने गलत करके हमको दिखाया। ठीक है, जिस कारण हमने सोचा कि हाँ ब्रिटिशर्स आर दे आर गॉड ऑफ अस। हमने सोचा कि वो हमारे भगवान है, उन्हें हमें पूजा करना चाहिए। तो इस कारण ब्रिटिशर्स हमें क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, कुछ मिस्टेकन डॉक्यूमेंट्स बनाकर। फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाते थे, हाउ इंडियंस आर, दे नो हाउ इंडियंस आर टैलेंटेड। वो जानते थे कि इंडियंस के पास कितना पैसा है, वो कितने टैलेंटेड है, और वो होशियार है, बट वो चालाक नहीं थे। तो वो जिनमें डिमेरिट्स थे उनके, किस में एडवांटेजेस थे, किस में डिसएडवांटेज थे, उस चीज़ को वो जानने के लिए इंडियंस के
वो बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स निकालते थे, सर्वे कराते थे, हर हर जगह जाकर सर्वे कराते थे, मैगजीन में छपवाते थे, मैगजीन को पढ़ते थे, इंडियंस की मैगजीन कैसे। देखिए अगर कोई चीज़, अगर एक इंसान ने की बुक लिखी है तो आप उस बुक को पढ़ के ये सोच सकते हो कि वो इंसान की सोच कैसी होगी, जो उसके ऑथर है। मान लो एक ऑथर का, कोई ऑथर है मान लो, उनकी बुक आपने पढ़ी और आप उनकी बुक पूरी पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑथर इस टाइप का होगा, ये ऑथर इस टाइप का या फिर ऐसा या फिर वैसा होगा। देखिए बहुत सारे ब्रिटिश के ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया में ट्रैवल करते थे और उनके एक्सपीरियंस को वो शेयर करते थे। देखिए ट्रैवलर्स जब ट्रैवलिंग करते थे वो इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स को देखते थे, इंडियंस के सोशल बिहेवियर को देखते थे, इंडियंस कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं उस चीज़ को देखते थे। ठीक, तो ट्रैवलर के एक्सपीरियंस से वो इंफॉर्मेशन लेते थे, या फिर और भी बहुत सारे एक्सेट्रा सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे कि न्यूज़ वगैरह हो गया, या फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पॉपुलेशन काउंट करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ डू वी द ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल। देखिए ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलीज करते थे उनमें हमें क्या नहीं बताया जाता, उनमें क्या डीमेरिट्स थे। देखिए पहली बात कि ये जो रिकॉर्ड्स थे ये सिर्फ ब्रिटिशर के प्रॉफिट के लिए थे, यहाँ पर इंडियंस और द कॉमन पीपल ऑफ इंडियंस का कोई भी प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ नुकसान ही नुकसान था, यानी लॉस एंड ऑल्सो ही लॉस। इस डॉक्यूमेंट्स में, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी पीपल्स के नीड्स के बारे में नहीं लिखा गया था, यहाँ पर कहीं भी हमारे ज़रूरतों के बारे में नहीं लिखा गया था, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर के प्रॉफिट के बारे में लिखा गया था। और यहाँ पर सच्चाई तो कोई लिखी ही नहीं गई। मैंने कहा ना, यहाँ पर रिपोर्ट्स आर फेक्स, डॉक्यूमेंट्स आर फेक्स, दे मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ तो फेक था, तो सच कहाँ से आएगी। वो हमें सच बताते ही नहीं थे कि सच क्या है। क्लियर? ठीक, थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।